हेलो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू एसएसपी, द फाइनेस्ट एंड द इजीएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट, द चैनल एंड द प्लेस वेयर यू कैन फील द फिजिक्स एंड देन यू रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के तमाम फिजिक्स के फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे। आप बस फटाफट एक अच्छी सी नोटबुक लेकर के आ जाइए, पेन पेपर लेकर के आ जाइए और मैं यहाँ पर सारा फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा, लिखूंगा, ये नोट्स आपको तैयार करके दूंगा बच्चा। इससे पहले भी मैंने ये किया था, हर साल के विद्यार्थियों के लिए करता हूँ और इस साल के मेरे प्यारे बच्चा पार्टी के लिए भी करने जा रहा हूँ। आप भी साथ साथ में मेरे लिखते रहिए, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज होगी जो मैं बोलूंगा कि बेटा के की वैल्यू इतनी है, जी की वैल्यू इतनी है तो वो आप लिखते चले जाना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लास्ट तक देखना बच्चा, मुझे भी नहीं पता वीडियो की लेंथ क्या होगी, बट चैप्टर 1 टू चैप्टर 14 हम एक साथ पूरा फॉर्मूले का रिवीजन करेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि सर हम गुजरात बोर्ड से हैं, महाराष्ट्र बोर्ड से हैं, स्टेट बोर्ड हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कोई भी बोर्ड है बच्चा लोग, ये आप सबके लिए है, ठीक है। सीबीएसई सेंट्रिक पूरा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हर जगह पर है, तो ये तमाम स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी देख सकते हैं, सीबीएसई वाले तो देख ही सकते हैं, इवन आईसीएसई के विद्यार्थी भी इसको देख सकते हैं। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इतनी जो हार्डवर्क आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं, उसके बदले में बस आप लोगों से बच्चा लोग प्यार चाहिए, और प्यार जो है देने के लिए आप बस लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर अगर आप नए हैं बाबू लोग, तो बी ए पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली, बिकॉज यहाँ पर फिजिक्स के एंड केमिस्ट्री के बहुत अमेजिंग कंटेंट, अब बायो के भी अमेजिंग कंटेंट लगातार आ रहे हैं, राइट। चलिए तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे बाबू लोग ऐसे होंगे जो अभी भी शायद कहीं ना कहीं तकलीफ में होंगे फिजिक्स की प्रिपरेशन में। आप अगर जीरो पर हो या केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में आप जीरो पर हो, आपको एक सपोर्ट चाहिए, एक मेंटरशिप चाहिए बच्चों, तो बहुत ज़बरदस्त हमारा बैच जा रहा है। इंडिया का एकमात्र ऐसा बैच है जहां पर मैं गारंटी के साथ कहूँगा एक एक बच्चे का डाउट सॉल्व होता है। यहाँ पर लाइव चैट सेशन में ही आप आके मुझसे अपना डाउट पूछ पाओगे, लाइव बाबा एसएसपी से पढ़ोगे। हफ्ते में 4 दिन की क्लासेस हैं। अगर आज आप ज्वाइन करोगे तो रिकॉर्डिंग सेशंस भी रहेगा, साथ ही साथ में हम जो करंट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जैसे ऑप्टिक्स, वो आपको लाइव मिलेगा। प्लस अगले 15-20 दिन में, इस वीडियो को आप जब देख रहे हैं ना, अगले 15 से 20 दिन में हम क्रैश कोर्स भी इसी बैच के अंदर लाएंगे, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो सब कुछ है, नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट, सब कुछ है बहुत ही मिनिमम प्राइस में, पूरा कॉम्बो। पीसीबी आप पढ़ना चाहते हैं सो 4000 प्राइस है बच्चा, इट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ योर प्रिपरेशन। एंड अगर आप सिर्फ फिजिक्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो योर फीस इज 2400। ये सारे कोर्सेस हमारे अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन क्लास 24 पर। सिंपल है, प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना है बच्चों। एंड अगर आप और भी कोर्स की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर अभी संपर्क करिए। एनी टाइम आप संपर्क करेंगे, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी, ठीक है। जरूर डाउनलोड करिएगा, बिकॉज यहाँ पर फिजिक्स के नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। एक बार जरूर डाउनलोड करके इन्फॉर्मेशन लेना बच्चा। प्रिपरेशन अगर जीरो है, यूट्यूब पर सब कुछ है, लेकिन फिर भी तकलीफ आ रही है ना, यू शुड ज्वाइन माई बैच। बैच का नाम है चाणक्य बैच, ठीक है। चलिए तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। श्री अम्बे माता की जय हो। तो आपका सबसे पहला चैप्टर है, कोशिश करेंगे एक ही पेज में सब कुछ करें। चैप्टर 1 है आपका चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड साथ साथ बाबू जो भी मैं यहाँ लिखूंगा ये नोट्स टेलीग्राम पर जाएगी, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में पिन है, जरूर ज्वाइन करो। लगभग 60,000 विद्यार्थी ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले आता है बच्चा चार्ज से रिलेटेड फॉर्मूला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जिसे हम कहते हैं Q बराबर NE। अपने कॉपी में लिखिएगा, N हमेशा इंटीजर होता है, E की वैल्यू फिक्स होती है, और E की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस में 19 कूलम, वो तो रहता ही उसकी वैल्यू। और जो N होता है इज ऑलवेज इंटीजर, ये कभी भी पॉइंट में नहीं होता, ये हमेशा इंटीजर ही रहता है। चलिए नंबर 2 पर अगर हम बात करें बच्चा, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये एक बॉडी A है, ये दूसरी बॉडी B है, इस पर चार्ज Q1 है बाबू, इस पे चार्ज Q2 है। चार्जिंग बाय इंडक्शन जिसे कहा जाता है। अगर दोनों को एक वायर से जोड़ करके सेपरेट कर दिया जाए तो आफ्टर सेपरेशन दोनों पर जो चार्जेस डेवलप होगा वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, जिसे कहा जाता है मेरी भाषा में सम ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बॉडी। जितनी भी बॉडी आपस में कांटेक्ट करेंगी उन सबका चार्जेस प्लस करके डिवाइड बाई नंबर ऑफ बॉडी कर दीजिए। अगर 3 बॉडी आपस में यहां पर होती तो मैं डिवाइड बाई 3 लिखता। करेक्ट बाबू लोग। चलिए बच्चों, अब तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं। एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो बच्चा इनके बीच में लगने वाला फोर्स कूलम फोर्स जिसे आप कहते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अपने कॉपी में भी लिखते जाना बच्चा, जहां पर K की जो वैल्यू है
9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। और के का ही फॉर्मूला होता है 1/4πε0, जहां ε0 का वैल्यू होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। दिस इज बेसिकली कूलम्स लॉ। और ये हम तब अप्लाई करेंगे जब चार्जेस वैक्यूम में रखे गए हैं। लेकिन अगर चार्जेस किसी मीडियम में रखे गए हैं बच्चा लोग, इन सम मीडियम, तो मेरी जान बच्चा पार्टी यही फॉर्मूला हो जाएगा F/FM इज इक्वल टू ε/ε0 इज इक्वल टू εr इज इक्वल टू कैपिटल K। नोटबुक में लिखिए εr रिलेटिव परमिटिविटी एंड कैपिटल K है आपका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए नंबर 5 की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, F/Q। अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, कुछ इस तरह से। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनवर्ड होता है, कुछ इस तरीके से, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज है तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है KQ डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। इसका यूनिट भी लिख लीजिए, इसका यूनिट होता है फोर्स अपॉन में चार्ज, यानी कि न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। तो नंबर 6 भी आपके सामने हो गया। नंबर 7 पर अगर हम बात करें बच्चा डाइपोल की, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो Q इंटू 2A होता है। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। नेट चार्ज कितना होता है इस पे? 0। लिखते रहिए कॉपी पे, जो भी मैं बोलते जा रहा हूँ कि सब लिखूंगा, समय बहुत जाएगा, वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हम जो बोल रहे हैं बहुत दिल से बोल रहे हैं, आप लिखते जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इंटू 2A, यूनिट क्या है? कूलम इंटू मीटर। क्लियर? ठीक है। नंबर 8 पर आते हैं। जब हम डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो बच्चा उस पर लग जाता है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला है P×E, या फिर आप इसे कह देंगे PE साइन में थीटा। यहां से 3 बातें लिखिए, थीटा 0 होगा तो टॉर्क 0, थीटा 90 है तो टॉर्क मैक्सिमम, थीटा 180 है तो भी आपका टॉर्क 0 हो जाएगा। नंबर 9 पर आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग गाउस लॉ की। तो बच्चा जो गाउस लॉ कहता है वो ये कहता है कि फाई इज इक्वल टू Q अपॉन ε0। और ये जो चार्जेस है वो हमेशा एनक्लोज होने चाहिए, यानी क्लोज बॉडी के अंदर के जितने भी चार्जेस हैं डिवाइडेड बाय ε0, वही हमारा फ्लक्स होता है। नंबर 10 की बात करिए तो नंबर 10 बाबू लोग होता है इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है इस तरीके से, इसकी वजह से हमें r जितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r, राइट। नंबर 11 अगेन इट इज एप्लीकेशन। अगर हमारे पास में एक इस तरीके से इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर इस शीट की वजह से जो फॉर्मूला निकलता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 ε0। नंबर 12 की अगर हम बात करें बाबू तो 12 पर हम आ जाते हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग स्फीयर भी जिसे कहा जाता है। तो सारे चार्जेस कहां पर है? सरफेस पर है। तो अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा? 0 हो जाएगा। सरफेस पर कितना होगा? KQ बाई R का स्क्वायर, बिकॉज R इज व्हाट? दैट इज रेडियस। और अगर हम आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। है ना इंटरेस्टिंग? रिवीजन अच्छे से हो रहा है ना बच्चा? तो जरा वीडियो को यहाँ पर रोक करके मैं चाहता हूं कि आप एक प्रश्न का जवाब दें। आर यू इन लव विथ फिजिक्स? Because if you are true SSPN, I hope you are feeling the same whatever I am feeling, because from the last 6 to 7 years I am doing this hard work for my बच्चा पार्टी, और जब तक सांसें हैं वो करता ही रहूंगा। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से चाहिए होगा बच्चा। चलिए नंबर 12 तक आ गए। अब नंबर 13 पर आते हैं। 13 डाइपोल से रिलेटेड ही है, जो हमने पहले थोड़ा मिस किया, अब हम उसे वापस लिखते हैं। चलिए, तो डाइपोल के एक्सिस पर, डाइपोल के एक्सिस पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इट इज 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट बाबू लोग। अगर हम r ग्रेटर देन a करते हैं तो यही इक्वेशन 2kp अपॉन में r क्यूब हो जाएगा, बिकॉज दैट स्मॉल a विल बी वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू r। वहीं अगर हम 14 नंबर की बात करें, डाइपोल के परपेंडिकुलर बच्चा चले जाएं, डाइपोल के परपेंडिकुलर चले जाएं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो है Kp अपॉन वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। y आपका एक्सिस से डिस्टेंस है, जैसे ये डाइपोल है ना, प्लस q माइनस q, तो ये आपका y है। बट अगर
y ग्रेटर देन ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ऑरिजिन से लेकर तक के डिस्टेंस का a है, तो यही इक्वेशन आपका होता है बबुआ kp अपॉन में y का क्यूब। दिस इज डन फ्रॉम चैप्टर 1। एवरी फॉर्मूला इज कवर्ड इन दिस फर्स्ट 10 मिनट। आगे बढ़ते हैं, अब नंबर 2 पर आते हैं, चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर 2 आपका है बच्चा पार्टी पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आइए नंबर 15 हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं उस फॉर्मूले से आगे। तो यहां सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को समझिए, जैसे मान लीजिए यहां पे चार्ज है और इन्फिनिटी पर बाबू यहां पर एक स्मॉल क्यू चार्ज है। अगर इन्फिनिटी से मुझे चला के इसे r जितनी दूरी पर रहे हुए पॉइंट P पर लेकर आना है इस क्यू को, तो हमने जो भी वर्क डन किया वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, विच इज नथिंग बट दैट इज k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r, ये फाइनल डिस्टेंस। और इनिशियली तो ये आपका खैर जीरो है ही, बिकॉज इट इज इनफाइनाइट डिस्टेंस, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। लेकिन ये जो वर्क डन है वो एक्सटर्नल है बच्चा। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या कंजर्वेटिव वर्क डन निकालेंगे तो यही चीज माइनस में कह दीजिए, आप यहां से Q को कॉमन कर दो, के क्यू अपॉन में R माइनस के कैपिटल Q अपॉन में इन्फिनिटी, ये इक्वेशन लगा दीजिए। यहां से देखिए स्मॉल q मैंने कॉमन किया है। अब नंबर 16 पे वर्क डन का एक और फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, स्मॉल q इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है? फाइनल पोटेंशियल माइनस में इनिशियल पोटेंशियल। समझ में आया? और अगर मुझे वर्क डन बाई यही वाला है, बस को साइड से लिख रहा हूं, कंजर्वेटिव निकालना है तो हमको खाली माइनस करना होता है। ये बात जरूर ध्यान रखें आप, आपके एमसीक्यू में बहुत काम आएगा। अगर एक्सटर्नली पूछता है तो एज इट इज डेल्टा यू, बट कंजर्वेटिव वर्क डन पूछता है तो माइनस डेल्टा यू। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, आप हमारा लेक्चर देखेंगे तो आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। समझ गए? दबंग बैच के अंदर सब कुछ पढ़ाया फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर और दिल से पढ़ना है बाबू तो क्लास 24 पर हमारे बैचेस चलते हैं, उन्हें जरूर ज्वाइन करिए। ये बात हो गई। अब बात करते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल क्या होता है। यानी अगर हमारे पास में एक सुंदर सा छोटा सा चार्ज है, उससे r जितने दूरी पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो फॉर्मूला लगता है v बराबर के क्यू बाई आर। वहीं अच्छा बच्चा अगर हम देखें कि डाइपोल की वजह से मुझे चाहिए पोटेंशियल, तो डाइपोल की वजह से फॉर्मूला होता है के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इसका यूनिट होता है वोल्टेज, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और वैल्यू इसकी जो होती है वो जीरो भी हो सकती है। तो चलिए नंबर 18 भी डन हुआ। नंबर 19 बाबू लोग, अगर हम एक स्फेरिकल सेल की बात करते हैं तो उसके सरफेस पर जितना पोटेंशियल होता है ना बच्चा, उतना ही पोटेंशियल थ्रू आउट पूरे के पूरे बॉडी में होता है। अगर हम आउटसाइड चले जाते हैं तो ये आपका के क्यू अपॉन स्मॉल आर होगा, जहां पर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। तो एक स्फेरिकल सेल की वजह से पोटेंशियल ये होगा, डाइपोल की वजह से ये होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से ये होगा। वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी एक ही चीज है। हमें ध्यान रखना है कि वर्क डन एक्सटर्नली पूछा है या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पूछा है। ठीक, चलिए 19 नंबर तक पहुंच चुके हैं। 20वें पर आते हैं बाबू। पोटेंशियल की कहानी खत्म हुई। एक चीज याद रखिएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड आपके सवाल बहुत आते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब याद रखिए, एक ऐसा सरफेस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली पास हो रही है जिससे, और शर्त ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू सरफेस, और वर्क डन टू मूव एनी चार्ज ऑन द सरफेस विल बी जीरो, बिकॉज इसके सारे सरफेस पर पोटेंशियल सेम होता है। कोई फॉर्मूला नहीं है, बट कॉन्सेप्ट से डायग्राम बनाने को आता है। नंबर 21, नाउ देयर इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड v, और ये होता है बाबू लोग E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर और माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। डेल्टा आर को आप डी एक्स, डी वाई, डी जेड अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अलग अलग कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नंबर 22 पर चलते हैं बच्चा। अब यहाँ से कैपेसिटेंस की कहानी शुरू होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। कैपेसिटेंस C बराबर आपका Q अपॉन V होता है। अगर हम अर्थ को मान लें एज ए कैपेसिटर तो ये आपका के क्यू बाई आर हुआ, कट जाएगा तो आर अपॉन के, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बिकॉज सब कुछ कांस्टेंट है। वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ।
अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। सो व्हेन यू प्लेस द वैल्यू, अर्थ का जो कैपेसिटेंस आएगा, दिस कैन बी योर एमसीक्यू, वो होता है 711 माइक्रोफेराड। क्लैरिटी? चलिए नेक्स्ट नंबर 23 की बात करते हैं बाबू लोग। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का क्या होता है? सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। नंबर 24 इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर का कैपेसिटेंस कितना होता है? जैसे ये आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका कैपेसिटेंस आपका पहले C था बट स्लैब रख दिया हमने K। ये आपका डिस्टेंस है, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट और ये आपकी नेगेटिव प्लेट है। इसमें दो बातें हैं। अगर हमारा डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस डिस्टेंस के बराबर है तो आप फॉर्मूला सीधा सीधा लगा दीजिए सी के, यानी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू के, ये आपका सी डैश है। चमका? लेकिन बच्चा लोग अगर टी लेस देन डी है तब आप कृपया करके ये फॉर्मूला लगाइए, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। चलिए एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब फॉर एयर कितना होता है? एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नॉट स्लैब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर कितना होता है? और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर कंडक्टर कितना होता है? कमेंट करके जवाब दीजिए, देखते हैं कौन बच्चा सही जवाब देता है। वो मेरा लाल बाल गोपाल जो ट्रू एसएसपीएन होगा वो बिल्कुल सही जवाब देगा। चलिए बच्चा, तो आगे बढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब नेक्स्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चा। स्लैब भी है और पोटेंशियल डिफरेंस भी है, नहीं भी है और है भी है, मतलब दो अलग अलग कंडीशन। मैं आपको गारंटी देता हूं ये अच्छे से समझना, बिकॉज यहां से ना कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। समझना ध्यान से हम क्या यहां सिखाने वाले हैं। मतलब कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच में स्लैब है, एक कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन। क्या मजाक कर रहे हो सर, दोनों तो सेम ही है, कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में स्लैब है। लेकिन बच्चा यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है और यहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर है तो यहां तो V कांस्टेंट हो जाएगा ना, और अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? आप खुद सोचो ना, यहां अगर 100 वोल्टेज है तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? ऑब्वियसली 100 वोल्टेज। तो इस सिचुएशन में आपका PD कांस्टेंट है, पहले तो यही लिख लीजिए, और यहां पर आपका सिचुएशन में चार्ज कांस्टेंट है बच्चों। अब हम बात करते हैं यहां इस सिचुएशन में कैपेसिटेंस कितनी है, तो C डैश C इज इक्वल टू आपका है Q अपॉन में V, या ऐसे देखिए, पहले चार्ज की बात कर लेते हैं सिचुएशन में। Q इज इक्वल टू आपका C इंटू V। पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है बट क्योंकि कैपेसिटर्स के दो प्लेटों के बीच में स्लैब है तो कैपेसिटेंस बढ़ने ही वाला है। ये देखिए ना, C डैश इज इक्वल टू C के, तो हमारा कैपेसिटेंस बढ़ रहा है इसलिए चार्ज भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। यहां चार्ज हमारा कांस्टेंट है। अब यहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं, तो V बराबर में Q अपॉन में C, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा था तो पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा। ये याद होना चाहिए, एमसीक्यू में आ सकता है, इसको बढ़िया से लिखिएगा। पहला मुद्दा, दूसरा मुद्दा, और अब हम बात करते हैं तीसरे मुद्दे की। तीसरे मुद्दे में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज V बाई डी। एज यू कैन सी पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस दोनों के बीच में कांस्टेंट ही है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट। विच केस? व्हेन स्लैब इज देयर एंड अ बैटरी इज कनेक्टेड। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन V बाई डी। बच्चों फिजिक्स जैसा कोई विषय नहीं है, अगर आप अच्छे से समझते हो ना तो फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका घट रहा था बच्चों, डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। समझ गए? ठीक है। नंबर 4, अब हम इस सिचुएशन में बात करते हैं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर की, जो कि यहां कहीं मिसिंग लिखा है। अगर मैंने नहीं लिखा है तो उसको 2600 नंबर पर ऐड कर लीजिए। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो बच्चों हाफ CV स्क्वायर। देखिए वोल्टेज कांस्टेंट है बट कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी।
यहां हम एनर्जी का फॉर्मूला समझेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। वाई? बिकॉज चार्ज कांस्टेंट है। एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, एक आपका क्यू स्क्वायर बाई 2c और दूसरा है आपका हाफ सी वी स्क्वायर। व्हेन टू अप्लाई हाफ सी वी स्क्वायर? व्हेन पोटेंशियल इज गिवन। व्हेन टू अप्लाई दिस? व्हेन चार्ज इज गिवन, राइट? तो क्यू स्क्वायर बाई 2c लगाऊंगा क्योंकि ये कांस्टेंट है बट c बढ़ रहा था, तो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगी वो घट जाएगी। क्या क्या पूछ सकता है? पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी। इसके अलावा और कोई चीज इसमें नहीं आती है, तो ये एकदम अच्छे से नोट बना करके लिख लीजिए। चलिए नंबर 26 पर मैं एनर्जी से रिलेटेड एक बात कह देता हूं जो कि अभी लिखा भी। तो एनर्जी के फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाई 2c। एंड नंबर 27 पर अगर हम बात करें बाबू लोग एनर्जी डेंसिटी की, तो बेटा एनर्जी डेंसिटी होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। गलत है, इट्स नॉट क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इट इज ई स्क्वायर बाई 2 एंड देन एप्सिलॉन नॉट। याद रहेगा? तो चलिए ये हो गया आपका 27 नंबर तक चैप्टर नंबर 2 भी खत्म। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट में कितना फॉर्मूला जाता है। अच्छा, कोई फॉर्मूला अगर मिस हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, आप कमेंट जरूर करना ताकि वो बच्चों को मिल जाए और मैं उसको कमेंट को पिन कर दूंगा। नंबर 27, 28 से हम चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं बच्चा। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए तो 20 कहां तक पहुंचे भाई? 28। ओके, 28 में सबसे पहले हम एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट को ही उठा लेते हैं। सो आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एंड इंस्टेंटेनियस करंट आपका होगा दैट इज डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। 29 में बच्चा करंट डेंसिटी, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है इसका, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। दैट इज जे बराबर आई अपॉन ए। वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। नंबर 30 की बात करें, ड्रिफ्ट स्पीड बाबू लोग, तो VD इज इक्वल टू ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, वेयर टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। नंबर 31 की बात करें तो मोबिलिटी दैट इज VD अपॉन में ई। बहुत बार इसका यूनिट पूछा गया है, यूनिट निकालना है तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर, राइट? ठीक है। 32 जे यानी करंट डेंसिटी और जे एंड VD, तो इसका फॉर्मूला होता है जे इज इक्वल टू एन ई VD। थोड़ा तोड़ देंगे तो आई अपॉन ए, एन ई VD सब्जेक्ट बना लेंगे तो एन ई ए एंड देन VD। करेक्ट, बिल्कुल सही। 34 की बात करते हैं बच्चा। सो 34 में हमारे सामने आएगा इन सब के बाद रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ओम्स लॉ का फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई आर। 35 में R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। नंबर 36 कंडक्टिविटी या फिर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। इसका ठीक उल्टा कंडक्टिविटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। इसे 37 जरूर लीजिए। 38 अगर हम वायर को स्ट्रेच करते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन, हम रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगाएंगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर एंड आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर। शॉर्ट वीडियोस बहुत सारे बनाए हैं, उनको जरूर देखा करो। इस चैनल पे बहुत सारे बेहतरीन कंटेंट है फिजिक्स के। तो आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर एंड आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर। 38 तक डन। चलिए 39 बाबू लोग, क्योंकि रेजिस्टेंस हो गया, हाँ टेम्परेचर रिलेशन। सो टेम्परेचर रिलेशन कहता है R इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू आर टी नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस में टी नॉट। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन इन रेजिस्टेंस एज वेल एज रेजिस्टिविटी। तो जहां R है वहां पर आप रेजिस्टिविटी समझ लीजिए, एक ही बात हो जाएगी। चमका, चमक गया सब। नंबर 40 पे अगर हम आते हैं बाबू तो पावर पहले डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो पावर का 3 फॉर्मूला है, वोल्टेज टाइम्स ऑफ करंट, आई स्क्वायर इंटू आर या फिर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। नंबर 41 टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ का रिलेशन, V इज इक्वल टू ई माइनस में आई आर। ये तब लगाइए जब डिस्चार्ज हो रही है आपकी बैटरी
और V बराबर में E प्लस में IR आप तब अप्लाई करिए जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। दोनों ही इक्वेशन आपके सामने है। नंबर 42, if there is a series connection of the cell, series connection of cell का series connection है like this, जैसे ये आपका पहला EMF रेजिस्टेंस, दूसरा EMF रेजिस्टेंस, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज E1, दिस इज E2। तो जो आपका E इक्विवेलेंट होगा बेटा वो E1 प्लस E2 और जो R इक्विवेलेंट है वो R1 प्लस R2। ध्यान रहे ये हमेशा प्लस नहीं होता है, ये टर्मिनल्स पर डिपेंड करता है। अगर इसका टर्मिनल में इंटरचेंज कर दूं तो डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट हो जाएगा, और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होगा ना तो यहाँ माइनस आ जाएगा। देन दैट डिपेंड्स कि कौन सा वोल्टेज बड़ा है, हम बड़े में से छोटे को घटा देंगे। दिस इज फॉर सीरीज ऑफ द सेल। आइए नंबर 45 पर चलते हैं, पैरेलल कनेक्शन ऑफ द सेल। तो पैरेलल कनेक्शन में जैसे ये आपका EMF है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दिस इज योर E2 एंड वी हैव R2 कनेक्टेड लाइक दिस। तो इसका जो ओवरऑल इसमें से चलने वाली जो करंट है वो भी देख लीजिए, और जो आपका E इक्विवेलेंट है ना वो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से निकलता है। ठीक है, और बच्चा पार्टी ये ध्यान रखिएगा कि अगर टर्मिनल्स के करंट सेम डायरेक्शन में इस तरीके से चल रहे हैं तो ही ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज क्या होगा कि आपके टर्मिनल्स अगर बदल जाए तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, यानी प्लस माइनस बदल सकता है। चलिए नंबर 46, मिक्स ग्रुपिंग। तो मिक्स ग्रुपिंग का मतलब क्या है, सेम अमाउंट के सेल इस तरीके से सीरीज में कनेक्टेड हैं और ऐसी बहुत सारी नंबर ऑफ रॉज, ऐसे m तक और ऐसे n तक, और इस पूरे गुच्छे को हमने कनेक्ट किया है, कंबाइन किया है कुछ इस तरीके के कैपिटल R रेजिस्टेंस ऑफ वायर के साथ। तो बच्चों यहाँ पर हमको अगर इसमें से करंट चाहिए तो I इज इक्वल टू NE अपॉन कैपिटल R प्लस NR अपॉन M, या फिर MNE अपॉन MR प्लस NR। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द सेल। इसके बाद नंबर 47 पर पोटेंशियोमीटर और आपका मीटर ब्रिज कट चुका है, लेकिन आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें क्या रहता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन में R4। दैट इज फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने का तरीका। क्लियर यहां तक? तो दिस इज डन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 एज वेल। लेट्स एंटर इनटू चैप्टर नंबर 4, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे आपके टेक्स्ट बुक में नाम दिया मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चलिए सबसे पहले ही आ जाता है बच्चा फोर्स का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस में B। फिर आ जाता है बेटा रेडियस का फॉर्मूला, चार्ज पार्टिकल एंट्री मारा तो रेडियस क्या होगा, दैट इज mv अपॉन में qb। वी ऑल नो दैट मास इनटू वेलोसिटीज दैट इज मोमेंटम, सो मोमेंटम इज गोना बी अंडर रूट 2 mk अपॉन qb इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। ओके, नंबर 50 अगर हम देखें तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू qb अपॉन में m। ओमेगा से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। आइए 51 में फ्रीक्वेंसी भी देख लेते हैं। सो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू ओमेगा बराबर 2 पाई f, तो qb अपॉन 2 पाई m। सिमिलर वे में वी कैन फाइंड tp, नॉट टाइम पास बट टाइम पीरियड, विच इज अ रेसिप्रोकल ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई m अपॉन में qb। 52 के बाद अगर हम बात करें बच्चों 53 की, तो आता है लॉरेंज फोर्स, and that is nothing but it is Q E plus V cross B. Basically this is the sum of electric field force as well as magnetic field force आपके सामने है। नंबर 54 की अगर हम बात करें, मान लीजिए कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से एक वायर है बच्चा,
जिसकी लेंथ हमें पता है, एंड दिस वायर इज कनेक्टेड विद सम पोटेंशियल डिफरेंस, सो द करंट इज पासिंग थ्रू दिस विल एक्सपीरियंस द फोर्स, और वो फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस में बी। नंबर 55, दो वायर के बीच में पैरेलल सिचुएशन है, करंट पास हो रहा है या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब सेम डायरेक्शन में हो तो याद रखने के लिए सचिन सर अट्रैक्शन फिजिक्स से, ठीक है, सचिन सर से अट्रैक्शन है, प्यार तो करते ही हो ना, हाँ बड़े भाई की तरह। तो अट्रैक्शन से याद रखो, सेम डायरेक्शन होगा तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ओहो ये बहुत नाटक कर रही है मैक्सी। तो सेम डायरेक्शन है तो बच्चा अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है बच्चा तो रिपल्सन, बट उसकी वैल्यू कितनी, सो म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई वाई, जहां पर L उस एक वायर के लेंथ पर लगने वाला फोर्स और y दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नंबर 56 की अगर हम बात करें बच्चों, फोर्स हो चुका है। अब हम बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की, बायो सावर्ट लॉ की। हाँ चलिए पहले बायो सावर्ट लॉ। तो बायोट सावर्ट लॉ की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर। नंबर 57, रिंग की वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है जस्ट लाइक दिस, तो बच्चा x जितने डिस्टेंस पर यहां पर फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 58, at center of the ring B is equal to mu naught Ni by 2R। ड्यू टू आर्क बच्चा लोग, अगर हमारे पास में एक आर्क है इस तरह से और हमें यहां पर एंगल दिया हुआ है थीटा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर इफ वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड देन दिस इज गोना बी म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई एंड देन R। नंबर 60, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर एनी क्लोज लूप, जैसे अगर हम इस तरीके का क्लोज लूप ले रहे हैं, ये आपका एक करंट I1 है, ये आपका करंट I2 है, अपनी 4 उंगलियां चलाइए, थंब अंदर जा रहा है, अंदर वाला I1 है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 माइनस में I2 बाहर इसलिए माइनस, क्यों, क्योंकि हमने लूप ही इस तरीके से लिया है। अगर हम ऐसे लूप लेते तो I2 माइनस में I1 हो जाता। 60 भी डन है। चलिए 61 बच्चा, ऑर्बिटल मोमेंट की वजह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, I इज इक्वल टू ई बाई टी, एंड बिकॉज स्पीड v बराबर 2 पाई r बाई टी होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सर्कल में चल रहा है सर्कमफेरेंस, तो जो आपका t है ये आपका हो गया। अब क्योंकि सर्कल में चल रहा है तो सर्कल वाला फॉर्मूला देखिए कहाँ है, म्यू नॉट आई बाई 2r, तो b बराबर में हो गया म्यू नॉट i अपॉन में 2 एंड देन r, तो म्यू नॉट ई वी अपॉन 4 पाई r का स्क्वायर। ठीक, चलिए नंबर 62। अब हम अगर बात करें बच्चा पार्टी 62 में, तो टॉर्क कहां पर लगता है, जब हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में हो तो टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, जहां पे ये जो एन आई ए है, निया में कहता था, हमारे जितने भी उड़ीसा राज्य के विद्यार्थी होते थे, निया लगाई दे, वो आग लगा देंगे, तो वेर एन इज नंबर ऑफ टर्न साइज करंट एंड ए, तो ये एम जो है बेसिकली वो आपका मैग्नेटिक मोमेंट बोला जाएगा। करेक्ट, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं एम क्रॉस में बी, राइट बच्चों। चलिए 62 इज ऑल्सो डन। नाउ 63, गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर के लिए टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी इज इक्वल टू के फाई। 64, करंट सेंसिटिविटी,
तो करंट सेंसिटिविटी इज बेसिकली 5/I इज इक्वल टू NAB अपॉन में K। और अगर नंबर 65 की बात करें वोल्टेज सेंसिटिविटी की, तो बच्चा वोल्टेज सेंसिटिविटी 5/V इज इक्वल टू NAB अपॉन में K टाइम्स ऑफ R, बिकॉज दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वोल्टेज। चलो 65 is also done and I think chapter 4 is done. Let's enter into chapter number 5 which is very small chapter. Chapter 5 कुछ फॉर्मूले चैप्टर 2 के यहाँ पर आएंगे, जैसे डाइपोल मोमेंट को शिफ्ट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है। चैप्टर 5 में सबसे पहले तो गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, तो कुछ नहीं है बच्चा, इंटीग्रेशन B dot dA is equal to 0. This is all about Gauss law of magnetism. Number 67. अगर आपके पास में एक मैग्नेट है कुछ इस तरह से, इस मैग्नेट के एक्सिस पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो B is equal to mu naught 2m upon 4 pi d का क्यूब. Take distance always from center and this is axis. अगर मुझे यही चीज इक्वेटर पर फाइंड करनी है, अ मैग्नेट इज देयर, इक्वेटर इज ओवर हियर, डिस्टेंस d है, तो फॉर्मूला जो लगेगा वो होगा म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई d का क्यूब। करेक्ट। चलिए नंबर 69, एंड इन नंबर 69 एक्सिस हमें पता चल गया, इक्वेटर हमें पता चल गया, यस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, करेक्ट। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, बेटा इसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू माइनस में P डॉट E, जरूर याद रखना। इसमें अच्छा डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल की, और अगर मैग्नेटिक डाइपोल की करने चाहें तो माइनस में M डॉट भी होगा। इसमें स्टेबल होता है तो थीटा 0 लेना है, अनस्टेबल होता है तो थीटा 180 लेना है। नंबर 70 वर्क डन, अगर हम मूव करने जा रहे हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में तो W इज इक्वल टू यही हो जाता है माइनस में MB कॉस थीटा 2 माइनस में कॉस थीटा 1, राइट। चलिए 71 की अगर हम बात करें तो मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी से रिलेटेड फॉर्मूले आपके सामने आएंगे, जिसमें से सबसे पहले कैपिटल M इज इक्वल टू होता है IB विच इज टोटल बाउंड करेंट, टोटल बाउंड करेंट पर यूनिट लेंथ, इन्हें मैं साथ में लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद नंबर 72 में मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये मैग्नेटाइजेशन है। अगर हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करें H दैट इज IF, सेम टोटल फ्री करंट पर यूनिट लेंथ, right? Relation between M and H, that is gonna be M is equal to sky MH. Number 74 total magnetic field B is equal to mu H. Number 75 relative permeability mu upon mu naught. And number 76 mu R is equal to 1 plus sky M. You can expect one very good MCQ from this. म्यू आर गिवन है, स्काई एम पूछा है तो म्यू आर -1 कर दो, स्काई एम आ जाएगा। स्काई एम गिवन है, म्यू आर पूछ रहा है, प्लस कर दो। चलिए तो ये भी हो गया। अब एंट्री मारते हैं चैप्टर नंबर 6 में, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शुरुआत ही है इसकी फैराडेज लॉ से। तो बच्चा फैराडे साहब का जो पहला नियम है वहां से आपको एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, E एवरेज इज इक्वल टू माइनस में N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। वहीं अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें तो माइनस में N डी फाई अपॉन में dt। नंबर 78 लेंजर्स लॉ तो कहानी है। मोशनल ईएमएफ फॉर्मूला इज देयर, नो डेरिवेशन। मोशनल ईएमएफ E इज इक्वल टू BVL। एक और याद रखिए, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, ये कब लगेगा, जब एक रॉड गिवन है और वो घूम रही है किसमें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। नंबर 79 बच्चा लोग, अब बात करते हैं इंडक्टेंस की।
तो इंडक्टेंस L बराबर होता है N∅/I। नंबर 80 सेल्फ इंड्यूस्ड EMF E is equal to minus L di/dt। एनर्जी ऑफ इंडक्टर that is half Li square 82। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर B square upon 2 mu naught। ओके, नंबर 83 बच्चा लोग, म्यूचुअल इंडक्टेंस M is equal to N2∅2 upon I1। करंट किसी और का, फायदा किसी और में। नंबर 84 म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF माइनस में N1 di1 अपॉन dt। देखिए EMF किसी और में है, करंट चेंज किसी और में हो रहा है। ओके, नंबर 84 इज ऑल्सो डन। 85 में बच्चा जनरेटर की कहानी आ जाती है, और जनरेटर की कहानी में क्या था कि V बराबर में Vm साइन ओमेगा टी, जहां Vm आपका रहता है NAB एंड देन ओमेगा। सब कुछ चमका। तो यहां तक हम समाप्त कर चुके हैं चैप्टर नंबर 6। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 है बाबू लोग अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में सबसे पहले IRMS एंड VRMS 86। IRMS is equal to maximum current divided by √2। VRMS is equal to VM upon √2। Number 87, if we are talking about only resistance, तो वोल्टेज और करंट का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। फेज डिफरेंस इनके बीच में है 0। दिस इज ओनली फॉर R। नंबर 88, if we are talking about only C यानी कि कैपेसिटेंस, so voltage remains as it is but your current is leading। तो Im sin ओमेगा t प्लस π/2। यू कैन सी फेज डिफरेंस आपका 90 डिग्री का है। नंबर 89 बेटा, नंबर 89 में है ओनली L। तो ओनली L में वोल्टेज रिमेन सेम, बट जो करंट का इक्वेशन है वो है Im sin ओमेगा t माइनस π/2। यहाँ आप देख सकते हैं 90 डिग्री का लैगिंग है। करेक्ट। चलिए नंबर 90, LCR अगर साथ में आ जाए तो IRMS का फॉर्मूला क्या होगा? VRMS अपॉन में Z। एंड नंबर 99, Z को ही हम क्या कहते हैं? इम्पिडेंस कहते हैं। और इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। सेपरेटली ले लेते हैं XL। XL है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस वैल्यू ओमेगा L 2πfL। वहीं 93 की बात करें, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C 1 अपॉन 2πf एंड देन C। ठीक है, तो XL और XC भी हो गया। अच्छा 94, सीरीज रेजोनेंस। तो सीरीज रेजोनेंस में बाबू XL बराबर तुम्हारा XC होता है, साथ ही साथ ओमेगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट में LC होता है, एंड जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन 2π अंडर रूट में LC होती है। ठीक है, चलिए ये चीजें भी हो गई 94 तक। अब 95 में एंट्री मारते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में EMF इन सेकेंडरी कॉइल, EMF इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, साथ साथ में लिख रहा हूं ना, लिखते रहना, इज इक्वल टू होगा IP अपॉन में IS। दिस इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। वेल दैट्स इट। तो चैप्टर 7 तक हमारा खत्म हुआ। आगे देखते हैं, थोड़ा पानी पीता हूं पहले, गले को राहत मिल गई है। चलिए चैप्टर नंबर 8 बच्चा लोग, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत ही सिंपल चैप्टर। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन 96। डिस्प्लेसमेंट करंट ID इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट d∅/dt। करेक्ट बच्चा लोग, डिस्प्लेसमेंट करंट इज एप्सिलॉन नॉट एंड देन d∅/dt। गलत है ये, dE/dt लिखना चाहिए मुझे। It is basically rate of change in electric flux।
तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो E इंटू ए है ना, तो याद रखिएगा। नंबर 97, रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में होगा, एक्स में कभी नहीं हो सकता। इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स, कॉपी में लिखिए ओमेगा आपका 2 पाई एफ 2 पाई बाई टी, के आपका वेव वेक्टर, करेक्ट। और सेम ई नॉट आपका मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू, ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी माइनस में के एक्स। गलत है बच्चा, ये जेड होना चाहिए। देखिए मैंने कैसे किया, अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, तो प्रोपेगेशन जेड डायरेक्शन में होगा। कभी भी ऐसा सेम नहीं हो सकता है। जेड जो है ये प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन बताता है, माइनस ये बताता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। लेक्चर देखिए बेटा, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो दबंग बैच में सब पढ़ाया है, सब पढ़ लो। और नहीं समझ में आता है, डाउट्स जनरेट हो रहे हैं, तो क्लास 24 पर हमारे बैचेस चलते हैं, वहां पर आप आ जाइए, मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस पे करके पढ़ सकते हैं यार। चलिए 98, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, अंडर रूट म्यू आर इंटू के। 99, अगर हम बात करें एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सारी प्रॉपर्टी है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इट इज ई स्क्वायर आर एम एस अपसलन नॉट। 99 के बाद आपका आता है बच्चा लोग 100, दैट इज ऑल अबाउट इट्स की अगेन प्रॉपर्टी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इंटेंसिटी जब भी मिलेगा आप पास हो जाओगे। P बाई ए, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी होता है NHF अपॉन टी टाइम्स ऑफ ए। ठीक, चलिए तो 100 ये भी डन, इंटेंसिटी डन। इसके अंदर मैं यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन करूंगा, आपके टेक्स्ट बुक को जब आप ओपन करेंगे एनसीईआरटी में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे ही खत्म होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एप्लीकेशंस है। एक्स रेज कहाँ होता है, विजिबल कहाँ होता है, उसका रेंज कितना है, कहाँ यूज होता है, दैट इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एमसीक्यू गारंटेड आता है, मार्क माय वर्ड, गारंटेड आता है। आप एग्जाम दोगे जब भी, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करोगे कि मैंने बोला था, तो पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज वेल। चलिए नंबर 9, ओहो हो, सेकेंड पार्ट में घुस गए। अब यहाँ से फॉर्मूले रे ऑप्टिक्स के बाद थोड़े कम हो जाते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले जो आपको फॉर्मूला याद करना है बच्चा वो है रिफ्रैक्शन का। तो 101 में स्नेल्स लॉ आपके सामने सबसे पहले आएंगे। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला है μ1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2। 102 में बच्चा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका ऑब्जेक्ट नॉट ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट किसी डेंसर मीडियम में है तो उसकी जो अपेरेंट डेप्थ होती है ना वो d अपॉन म्यू होती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट 103, अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी रेयर मीडियम में है तो उसकी जो डी अपेरेंट यानी कि अपेरेंट जो डेप्थ होती है या जो हाइट होती है वो डी इंटू म्यू होता है। नंबर 104, अगर आपके पास में कोई स्लैब है, ये एनसीईआरटी में है नहीं बट एक बार सवाल जो है सीबीएसई ने पूछ लिया था, तो सीबीएसई ने इस पर से सवाल पूछा हुआ है। अगर आपके पास में एक स्लैब है इस तरीके से और यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसकी थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इमेज यहाँ कहीं पर दिखाई देगा और इसकी जो शिफ्टिंग है वो है टी 1 माइनस में 1 अपॉन म्यू, करेक्ट। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है। 105 में अगर हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पर बच्चा लोग, तो स्लैब के बाद बारी आती है अपेरेंट डेप्थ, हाँ रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस। यहां दो स्पेशल कंडीशन आप याद रखेंगे। अगर लाइट आपकी चल रही है रेयर से डेंसर मीडियम में तो फॉर्मूला लगता है माइनस में μ1 अपॉन यू प्लस μ2 अपॉन में v इज इक्वल टू μ2 माइनस में μ1 अपॉन में r। लेकिन अगर आपकी रेज ट्रेवल करती है डेंसर से रेयर, तब आपको μ1 के जगह पर μ2 करना और μ2 की जगह पर μ1 करना। दरवाजा बंद कर दो भाई। तो माइनस में μ2 अपॉन में u प्लस μ1 अपॉन में v इज इक्वल, हाँ वहीं बैठो, इज इक्वल टू μ1 माइनस में μ2 अपॉन में r। ठीक है बच्चा, तो ये दोनों ही इक्वेशन आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, इसमें एक और चीज रह गई, मिरर फॉर्मूला, वेरी इंटरेस्टिंग
मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज डबल ऑफ फोकल लेंथ। 107 पर अगर हम आ जाए बाबू, तो 107 की अगर हम बात करें मिरर फॉर्मूला, तो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज -v/u और f अपॉन में f माइनस में u और f माइनस में v अपॉन में f। ठीक है, ये सारे तमाम इक्वेशन मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर के हैं। 108 में अब आती है बारी लेंस फॉर्मूला की। लेंस फॉर्मूला आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 109 इसे हम कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड दिस इज 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू सराउंडिंग 1/r1 माइनस में 1/r2। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंसेस। ओके, तो लेंस मेकर्स भी हो गया। अब यहीं पर 110, अगर दो लेंस आपस में रखे हुए हैं, उनके बीच में अगर गैप है, तो इसका ओवरऑल फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस में d/f1 f2, अदरवाइज सीधा सीधा 1/f1 प्लस 1/f2। 111 लेट अस टॉक अबाउट पावर ऑफ लेंस बच्चों। तो पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू होता है आपका 1/f। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लीजिएगा और कॉन्केव का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लीजिएगा। 112 मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस इज v/u। देखिए यहाँ -v/u है, वो मिरर के लिए है, और वो आपका v/u है, दैट इज फॉर लेंस। 113 प्रिज्म के लिए प्रिज्म एंगल का सबका रिलेशन है a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस e। 114 स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए जो डेविएशन होता है, स्मॉल एंगल वर्ड याद रखिएगा, स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए जो डेविएशन होता है वो होता है a 1 माइनस में म्यू -1, सॉरी, a म्यू माइनस में 1, राइट। तो स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए डेविएशन ये हो गया। 115 मिनिमम डेविएशन के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, वो है μ2 इज इक्वल टू μ1 साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। मिनिमम डेविएशन के लिए और भी बहुत इंपॉर्टेंट शर्तें हैं, जैसे में कि r1 बराबर r2 बराबर में a/2। वही साथ ही साथ बच्चा पार्टी जो आपका डेल्टा m होता है वो आपका होता है I प्लस ई डिवाइडेड बाई 2। सही जा रहा हूँ ना मैं? देखिए कैसे, क्योंकि a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। मिनिमम डेविएशन में हमेशा I बराबर E हो जाता है, तो ये आपका 2i होगा। दिस इज a प्लस डेल्टा m एंड देन I मस्ट बी a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो तो फॉर्मूला सही ही बैठता है। चलिए 116 इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट 117 की बात करते हैं। अब यहां से माइक्रोस्कोप शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन एट इंफिनिटी। तो अगर मैग्निफिकेशन एट इंफिनिटी है बच्चों तो m बराबर में d अपॉन में f। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर बात करें तो मैग्निफिकेशन है 1 प्लस d अपॉन में f। यह है सिंपल माइक्रोस्कोप। वहीं अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें भी दो केस आ जाएंगे। अगेन मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट पर अगर हमें चाहिए इमेज तो ये बन जाएगा FO अपॉन में FE 1 प्लस D अपॉन में FE, करेक्ट। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर चाहिए तो यही इक्वेशन आपका चेंज हो जाएगा बच्चा लोग। यहाँ थोड़ा सा चेंज किया बच्चा, तो इन्फिनिटी पर आपका D अपॉन FE होगा और लिस्ट डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर FO अपॉन FE इंटू दिस है। एक्चुअली ये मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आईपीस है, तो दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो जब ओवरऑल दो लेंसेज कंबाइंड होती है तो उसका मैग्निफिकेशन हमेशा प्रोडक्ट होता है, यानी मल्टीप्लीकेशन होता है। ओके 119 एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सेम कंडीशन, अगर आपको मैग्निफिकेशन चाहिए एट इंफिनिटी
तो ये हो जाता है FO अपॉन में FE। और अगर चाहिए LD लिस्ट डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन, तो 1 प्लस FE अपॉन में D, राइट। चलिए, तो ये इक्वेशन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। बेटा थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, उसको सही कर लीजिएगा क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले एक साथ चल रहे हैं तो थोड़ा हो जाता है। सो वी ओ अपॉन यू ओ रहेगा यहाँ पर। बेसिकली जब हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं ना तो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखते हैं, तो मेरे दिमाग में चल गया था लेंस का, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। इसमें भी सही कर लीजिए, वहाँ पर FO इंटू FE मल्टीप्लीकेशन में आएगा। वेल दैट्स इट, बिल्कुल करेक्ट है अब। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स भी यहाँ पर होता है आपका समाप्त। अब चलते हैं 120 से पहले हम लिखते हैं चैप्टर नंबर 10, दैट इज वेव ऑप्टिक्स, राइट। तो वेव ऑप्टिक्स में जो अब आपके फॉर्मूले हैं उन्हें ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल भी होता है। 120 में सबसे पहले तो यार इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस में 2 अंडर रूट में I1 I2 कॉस में 5। अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछा है ना, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकलेगा अंडर रूट I1 और I2 के होल स्क्वायर से। अगर आपको मिनिमम इंटेंसिटी पूछा है ना बालक, तो अंडर रूट ऑफ I1 माइनस में I2 के होल स्क्वायर से, करेक्ट। 123 अगर आपको एम्पलीट्यूड पूछा है तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 एंड देन कॉस में 5। अगेन 124, तो 124 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट इज गोइंग टू बी A1 प्लस में A2। अगर हम 125 पे बात करें मिनिमम एम्पलीट्यूड की, तो ये आपका होगा A1 माइनस में A2। 126 बच्चा लोग ध्यान से YDSE की बात करते हैं। तो YDSE में पाथ डिफरेंस x स्मॉल d बाई कैपिटल D इज n लैम्डा फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, नॉट बॉयफ्रेंड बच्चा लोग, ब्राइट फ्रिंजेस, और x स्मॉल d बाई कैपिटल D 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 फॉर द डार्क फ्रिंजेस। बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, प्लस कब लें माइनस कब लें। देखिए जब n बराबर 1 2 3 4 आप ले रहे हो ना तो माइनस लीजिए, लेकिन n बराबर -1 -2 ले रहे हैं तब आप प्लस लीजिए। एक्चुअली जो सेंट्रल मैक्सिमा निकलती है ना उसके ऊपर सब पॉजिटिव होता है और उसके नीचे सब नेगेटिव होता है। तो ये YDSE से रिलेटेड। 127 डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में ये जो x बाई कैपिटल D है बच्चा लोग, ये आपका बन जाता है थीटा, और ये जो स्मॉल d है वो आपका बन जाता है a। इसका ठीक उल्टा कर दीजिए, 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 अगर हम करेंगे तो ये आपकी मैक्सिमा की शर्त है। और अगर a इंटू थीटा बराबर हम n लैम्डा करते हैं तो ये हमारी मिनिमा की शर्त है। तो मैक्सिमा एज वेल एज मिनिमा, इन्हीं में से सवाल पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि पोलराइजेशन नहीं है, बट वहां से मालस लॉ के सवाल कभी कभार ब्रूस्टर लॉ के आ जाते हैं, तो मैं लिख देता हूं ताकि आप गलती ना करें। तो मालस लॉ इंटेंसिटी I बराबर I0 कॉस स्क्वायर थीटा, वही 129। अगर हम बात करें ब्रूस्टर लॉ, तो ब्रूस्टर लॉ कहता है, स्लॉ लिख रहा हूं, ब्रूस्टर्स लॉ, तो ये हो गया म्यू इज इक्वल टू tan थीटा p, पोलराइज्ड एंगल इज ऑलवेज tan इनवर्स म्यू, राइट। तो ये हो गया हमारा वेव ऑप्टिक्स। समापन की तरफ अब हम चल रहे हैं बच्चा लोग। आई होप दैट यू पीपल हैव एंजॉयड एंड एंजॉइंग दिस लेक्चर एज वेल। तो इसके बाद नंबर 12 आता है, ये होता है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, शॉर्ट में मैं इसे DNR कहता हूँ हमेशा। इसमें 130 पर सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन की अगर हम बात करें तो बाबू इसका फॉर्मूला है hc बाई लैम्डा, बट इसे इस तरीके से याद रखिए, सवाल जल्दी बनेंगे, 12400 अपॉन वेवलेंथ इनटू एंगस्ट्रॉम। 131 की अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, तो बेटा इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा P अपॉन में A पावर एनर्जी अपॉन में टाइम, एनर्जी NHC अपॉन लैम्डा T एंड देन A। दिस इज ऑल अबाउट इंटेंसिटी। 132 कई बार सवालों में वर्ड यूज करेगा, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पूछो, पावर लैम्डा दिया होगा, वेवलेंथ दिया होगा और पावर दिया होगा, तो डायरेक्टली यूज P लैम्डा डिवाइडेड बाई HC। 133
अल्बर्ट आइंस्टाइंस एक्सप्लेनेशन, अल्बर्ट आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहता है के मैक्स और हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट इज इक्वल टू एच एफ माइनस में फाई नॉट। वेरी इंटरेस्टिंग, जहां पर आपका जो फाई नॉट है बच्चों, चलिए क्लैरिटी बच्चा लो, साउथ से बैंक वाले भी परेशान करने लगे, इड्डा इड्डा कर रहे हैं, हेलो इड्डा बैंक का इड्डा। तो चलिए ये हो गया। अभी दी ब्रोगली वेवलेंथ, सो दी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इन टर्म्स ऑफ velocity it is gonna be h upon mv, in terms of kinetic energy it is under root में 2mk, because kinetic energy और momentum में रिलेशन होता है। 137 पर अगर हम आ जाएं बच्चों, तो 137 पे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट में 2m, काइनेटिक एनर्जी इज E into V। Sometimes voltage will be given and you have to find the Broglie wavelength. Do not use this equation because it is very lengthy. आपके लिए शॉर्टकट है, अंडर रूट में 150 बटे में वोल्टेज, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। बस ध्यान रहे आपका आंसर किस में होगा, एंगस्ट्रॉम में होगा। ठीक, तो ये होता है हमारा ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर। अब एंट्री मारते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अगले चैप्टर की तरफ, दैट इज चैप्टर नंबर 13। इट्स ऑल अबाउट एटम। बहुत ही कम फॉर्मूले हैं इसके अंदर। सबसे पहले 139 बोहर्स मॉडल पर अगर हम चलें, मॉडल लिखा हूँ सॉरी बच्चा, तो बोहर्स मॉडल के हिसाब से L बराबर एम वी आर बराबर NH अपॉन में 2 पाई। दुनिया भर के फॉर्मूले आएंगे, याद रखिएगा। इसके बाद में रेडियस की अगर हम बात करें तो R बराबर में होता है 0.529 n स्क्वायर अपॉन Z एंगस्ट्रॉम। पुट द वैल्यू ऑफ n फॉर 1, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। 141 इट्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to 2.2 into 10 power 6 z by n मीटर पर सेकेंड, जहां पर z आपका एटॉमिक नंबर है और n आपका ऑर्बिट नंबर है बच्चा, कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रह रहा है। 142 एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो इसका इक्वेशन है E is equal to minus 13.6 z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर and that too in EV। इसके बाद 143 वेवलेंथ से रिलेटेड बातें, जैसे कि लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड, इन तमाम लोगों के लिए 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन n स्क्वायर। सो व्हेन यू टेक 2 Balmer, when you take 3 Paschen, when you take 4 ब्रैकेट, when you take 5, तो ये हो जाएगा फंड सीरीज। ध्यान रहे जब हम लाइमन की बात करें तो n की शुरुआत 2 3 4 से करिए। लैम्डा अगर आपको मैक्सिमम निकालना है ना, तो n की सबसे मिनिमम वैल्यू रखिएगा, और लैम्डा अगर मिनिमम निकालना है तो n की सबसे मैक्सिमम वैल्यू रखिएगा, जो कि आपकी इन्फिनिटी है। पूछा जाता है सवाल। 144 ग्राफ आपको एक याद रखना चाहिए, दैट इज नॉट अ ग्राफ बट एनर्जी का जो लेवल है वो आप याद रखो। -13.6 ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, -3.4 सेकेंड स्टेट एनर्जी, -1.51 EV, ऑल दीज आर इन EV, -0.85 EV, एटलीस्ट यहाँ तक तो याद रखें। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी विल बी दिस, दोनों का गैप ऑलमोस्ट आपका 10.2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इन दोनों के बीच का गैप। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इनके बीच का गैप। जब मैं आयनाइजेशन एनर्जी बोलूं तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है n इन्फिनिटी, और यहाँ पर है 0 EV, तो यहाँ से यहाँ तक छोड़ने के लिए लगने वाली ऊर्जा ये ऐसे। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज z स्क्वायर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, या z स्क्वायर E आप कह दीजिए। तो z बराबर आयनाइजेशन पोटेंशियल अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी ही होता है। दिस z इज फॉर एटॉमिक नंबर। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट एटम। न्यूक्लियर में इतने में ही लिख दूंगा, लेकिन आगे आ जाइए 145 न्यूक्लियाई, वेरी स्मॉल चैप्टर, बहुत ही मिनिमम फॉर्मूला है। जैसे सबसे पहले हम रेडियस की बात कर लें तो रेडियस r इज इक्वल टू r नॉट
ए की पावर 1/3, जहां पर ए आपका होता है बच्चा मास नंबर, 146 बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट निकालने के लिए आपको निकालना पड़ता है सबसे पहले ZMP प्लस NMN माइनस में कैपिटल में M, जहां जो MP है ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ये हम कहेंगे मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वहीं जो हमारे पास कैपिटल M है दैट इज नथिंग बट मास ऑफ न्यूक्लियस, राइट। ये दो ही इक्वेशन है इस चैप्टर में, अल्फा बीटा गामा डी के सिलेबस से फुर्र हो चुके हैं। और क्यू वैल्यू निकालने को बोलता है तो भी हम यही प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अच्छा, डेल्टा एम निकल जाए तो फिर बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी है BE, वो है जो भी आपका डेल्टा एम आया उसको 931.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करिए। बहुत सारी किताबों में ये अलग अलग वैल्यू होती है बट 931.75 इज यू कैन राइट। एंड लास्ट चैप्टर बच्चा, चैप्टर नंबर 14, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, दैट इज ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर। चलिए, तो अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH, ये एक फॉर्मूला है, बाकी तो और कोई फॉर्मूला ही नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि हर जगह पर सिर्फ कहानी है, तो इसे आप करके जाइए। Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डेंसिटी। Ne इज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड NH इज डेंसिटी ऑफ होल। ठीक, तो दैट्स इट बच्चा, चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया फॉर्मूला। अब आपको सिर्फ पढ़ना है, आप YT से पढ़ रहे हो यार, तो ये वाला जो सीरीज़ है ना आपकी बहुत हेल्प करेगा। दबंग बैच फ्री है पूरे YouTube पर, इससे बेहतर लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। लाइन बाय लाइन NCERT एक्सप्लेन किया है, और इसके अलावा द मोस्ट वॉच्ड एंड द मोस्ट लव्ड सीरीज वर्जन 5.0, इतना पढ़ाने के बाद भी कमिंग सून। बस आप लोगों के कमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, भर भर के लिख दीजिएगा। हमने आज जो आपको पढ़ाया वो पूरा टेलीग्राम में डालने जा रहे हैं बच्चा नोट्स, तो टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा हमसे लाइव। तो ये हमारा एप्लीकेशन क्लास 24 ज़रूर डाउनलोड करें, जिसकी पूरी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी। मेरे तमाम बैचेस बोर्ड से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड हमारे एप्लीकेशन क्लास 24 पर मौजूद हैं। आप किसी भी समय इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8302972601 पर। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। जय हिंद।